नमस्कार प्रिय हरियाणा वासियों, नागरिक बंधुओं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बंसल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, आपसे मुखातिब हुआ हूँ आज। और आपको कोविड-19 महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है उसके में कैसे लड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ कैसे ये जंग हम जीत सकते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और घर में रहकर ही इसका कैसे इलाज किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है आपने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर वडेरा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं हमारे सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में। और हमारे साथ हैं मिश्रा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा ऑफिसर हैं पंचकुला के अंदर। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोविड-19 जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका जो दूसरी लहर है पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से भारतवर्ष में पूरे में काफ़ी फैली है। और जहाँ तक मैं आंकड़ों की बात करूँ तो सभी को आपको मालूम है कि कल के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 3 लाख से भी ज़्यादा केस एक दिन में हुए हैं। और हमारे हरियाणा भी उससे छूता नहीं है। हरियाणा में भी करीब करीब 9,000 से ज़्यादा कल की तारीख में केसेस हुए हैं। लेकिन हमें इसको हराना है, पूरी हमने इसको लड़ाई को जीतना है। इसके लिए हम आपके साथ हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है, पूरी हरियाणा सरकार आपके साथ है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से साधारण खांसी जुकाम बुखार होता है, उसी तरह के लक्षण जो है कोविड-19 में, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स या प्री सिम्प्टोमेटिक हम बोलते हैं या माइल्ड सिम्टम वाले बोलते हैं, उन व्यक्तियों में इस तरह के सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं कि गले में खराश होती है हल्की फुल्की, या हल्का फुल्का बुखार होता है, बॉडी एक होता है, और जुकाम होता है, खांसी होती है। कई बार एक बड़ा जो है सिम्टम लक्षण देखने में आया है कि उसके लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता जो है वो चली जाती है, जो कि एक बिल्कुल ही पक्का लक्षण होता है कि वो कोविड-19 से पीड़ित है। तो यदि ये लक्षण बहुत कम है और माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को, जो जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स की मैं बात करूं, तो उसमें से 80 से 85% पेशेंट्स जो है करीब करीब ऐसे होते हैं जो कि ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, थोड़े लक्षण के साथ होते हैं। और स्वतः ही जो हमारी गाइडलाइंस है कि 17 दिन पे उसने 17 दिन के अंदर होम आइसोलेशन रहना है। और उसके बाद तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट की भी कोई कराने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और 17 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। उन्हें सावधानियां रखनी है कि हम होम आइसोलेशन के अंदर किस तरह से अपने आप को रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, और हमारे अन्य परिवार के सदस्यों का किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। इसके लिए मैं डॉक्टर वडेरा से आग्रह करूँगा कि पहले ये आपको बताएं कि किस तरह से वो सेल्फ मॉनिटरिंग जो है पेशेंट कर सकता है अपने आप को, और क्या दवाइयाँ घर पे उसको लेनी चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर वडेरा जो है आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर वडेरा। शुक्रिया डॉक्टर बांसल। डॉक्टर बांसल ने आपको बहुत ही डिटेल में बताया कि कैसे मरीज़ कोरोना का आता है। जिस जिस तरह के लक्षण होते हैं उस तरह का ही उपचार किया जाता है। सबसे पहले तो हम कोरोना के पेशेंट्स में से वो पेशेंट सिलेक्ट करते हैं जो घर पे रहकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। ये केस सिलेक्शन के समय हम एक ध्यान रखते हैं कि अगर किसी की सुरक्षा प्रणाली सक्षम है और वो ठीक हो जाएगा कुछ दवाइयों के मदद से जो कि लक्षण के अनुसार दी जाती हैं, तो ही हम उसे कहते हैं कि आप घर पे जाकर अपना उपचार कीजिए। अगर किसी भी तरह उसकी सुरक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, जैसे कि कुछ कैंसर के मरीज होते हैं, कुछ मरीज जो ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे शरीर की क्षमता सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को हम अपने अस्पताल में रखकर इलाज करते हैं। हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि मरीज के घर पे एक आदमी हो जो उसका ख्याल रख सके, बाहर से उसे जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उनको दिला सके। और इसके साथ हर ज़िले में एक टीम है डॉक्टरों की, जिसको कि जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है मैसेज चले जाता है, मरीज़ का फ़ोन नंबर उनके पास होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, वो उसको दूरभाष के द्वारा उससे बात करते हैं, उसके सारी चीज़ें
जो उसे लक्षण है और जो उसने दवाई देनी है उसके बारे में समझाते हैं। उसके बाद घर पे विजिट भी करते हैं और घर पर आकर मरीज को देखा जाता है, और बीच में अगर कोई उसे किसी तरह का लक्षण जो कि उसे लगता है कि मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है, वो समझाए पहले जाते हैं। और उन लक्षणों के जब खबर की जाती है फ़ोन पे टीम को, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है कि इसका अगर टेस्ट होना है तो टेस्ट कराया जाए, अस्पताल शिफ्ट होना है तो अस्पताल शिफ्ट करवाया जाए, कोई दवा देनी है तो वो दवा दी जाए। तो इसमें हम सबको पता है कि कोरोना का मरीज जो आता है वो केवल और केवल बुखार के साथ आ सकता है, उसको सर दर्द हो सकता है, शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मरीज को नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, पेशेंट जो मरीज होता है उसको जो खाने को चखने की क्षमता है वो खत्म हो सकती है, सूंघने की खत्म हो सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, उस मरीज की बात करने की क्षमता, स्पीच जिसे हम कहते हैं, बोलने में भी कई बार दिक्कत आती है, शरीर पर नीले नीले धब्बे भी आ सकते हैं, मरीज को लगातार उसका पेट खराब हो सकता है, मरीज को उल्टियां लग सकती हैं, टट्टियां लग सकती हैं। इन सब लक्षणों के अनुसार मरीज को उसकी दवाइयों के बारे में बताया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो पहले दिन उसकी स्थिति हो वो तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन रहे। हम एक एक दिन छोड़कर मरीज को हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि अगर उसकी स्थिति सुधरती या बिगड़ती है उसको उसके बारे में जागरूक किया जाए, और क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में पूर्ण रूप से एक तो पहले समझाते हैं, फिर उसके बीच में समझाते हैं, और 10 दिन तक हमारी टीम हर केस के साथ चलती है। 10 दिन के बाद जब ये मरीज ठीक हो जाता है तब हम इसके साथ जो हमारी टीम जो लगी होती है वो उसको फिर समझाती है कि अब आपने अगले 7 दिन आप किसी और को इन्फेक्शन तो नहीं दे सकते। 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद कोई भी रोगी आम तौर पर किसी दूसरे को अब कोरोना की इन्फेक्शन नहीं दे सकता, मगर फिर भी 7 दिन उसने अपने घर में ही रहना और घर से बाहर नहीं निकलना। परिवार के बाकी सदस्य जो हैं उनको भी उसके बाद देखा जाता है कि कहीं उनमें से किसी की तबीयत तो नहीं बिगड़ रही। अब अगर मरीज को बुखार आ रहा है, हम सिंपल पैरासीटामोल की गोली देते हैं, वो आप हर बीमारी के लिए लेते हो। अगर उसको नज़ला जुकाम है, हम एलर्जी की दवाई देते हैं जो आप वैसे भी लेते हो। अगर मरीज को पेट खराब होता है तो उसके लिए भी वही दवाई जो आपको वैसे उल्टियों के लिए, टट्टियों के लिए दी जाती है, सेम दवाई दी जाती है। कोरोना की कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि आपको घर पे दी जाए जिससे कि आप इस चीज़ के लिए स्पेशली वो दवाई मिलने से ही ठीक होंगे। जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वो भी वही एंटीबायोटिक है, चाहे एजिथ्रोमाइसिन है, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन है, वो हम आम भी यूज़ करते हैं। अगर कोई भी विशेष तौर पर कोरोना की दवाई देनी है वो केवल और केवल डॉक्टर डिसाइड करता है। और अगर किसी ऐसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि एक स्टीरॉइड्स आपने सुना होगा, रेमडेसिविर सुनी होगी, वो सब दवाइयाँ जो हैं उसके जिस जिस तरह से प्रावधान बने हुए हैं, जिस जिस तरह से उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत अनुसार दी जाती है। और पेशेंट ने अपने घर जाके उसे समझाया जाता है कि तूने अपना नब्ज़ देखनी है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है ब्लड प्रेशर देखनी है, जो शुगर के लोग हैं वो शुगर की दवाई वैसे ही लेते रहेंगे, अपने शुगर की जो है वो टेस्ट करते रहेंगे, जितनी शुगर की मात्रा है उसके अनुसार हमारे डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो उनकी दवाई बढ़ानी घटानी जो है वो करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों में आपने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपने ये देखना कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पर्याप्त है कि नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त देखने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इस पल्स ऑक्सीमीटर को ठीक ढंग से अगर आप यूज़ करो तो ये आपको आपके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है बहुत अच्छी तरह से बता देता है। केस सिलेक्शन, ठीक मरीज चुनना जिसको घर भेजा जाए, सबसे बड़ा स्टेप है। घर पे जाकर बात तब बनेगी जब वो मरीज जिसे चुना गया है इस आश्वासन पर कि ये अपना बाथरूम अलग यूज करेगा, अपना कमरे में रहेगा, बाकियों से मिक्स नहीं होगा, अगर ये बातें करेगा तो उसका परिवार ठीक रहेगा, नहीं तो उसका परिवार पीड़ित हो जाएगा। पर उसके साथ उसको ये भी पता होना चाहिए मेरे कपड़े जो हैं उन पे विषाणु आ सकते हैं, मेरे खाने के जो बर्तन हैं वो उनसे भी मेरे परिवार को दिक्कत हो सकती है। परिवार वाले ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहन के आएंगे,
मास्क सारे हर टाइम लगा के रखेंगे, और जो मरीज है वो भी मास्क नहीं उतारेगा, और पहले 10 दिन मरीज किसी भी तरह अपने किसी भी परिवार वाले के साथ नहीं मिले जुलेगा। अगर आप इस चीज का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, आपके प्रियजन इस बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। हो सकता है आपकी सेहत अच्छी हो, आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली में ये क्षमता हो कि वो इस बीमारी से आपको निकाल लेगी, पर घर के किसी बच्चे को या बुजुर्ग को हो सकता है ना हो ये, तो उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। होम आइसोलेशन में हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप जो चीजें हमने बताई हैं आप उन्हीं को जाके घर में करोगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप हमें बताओगे। हमने देखा है कि अगर पेशेंट अपना लेट बताता है तो हमें दिक्कत होती है उसको मैनेज करने में। हमें उसको टाइम बताना है, ब्लड टेस्ट कब कराने हैं, सीटी स्कैन कब कराना है। तो इस चीज के साथ अब मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि जो बीमारी के लक्षणों को कंट्रोल करने वाले उपचार हम करते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे हमारे कई सदियों से ये आयुर्वेदिक पद्धति चल रही है, इसमें हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिनका सारी दुनिया में नाम है अब। तो मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपको उन सब चीजों के बारे में बताए जो खाने की हैं, सेवन करने की हैं, या कुछ करने की, जिससे कि हमारे मरीज को हमारी दवाइयों के साथ साथ उसकी सुरक्षा प्रणाली से भी वो मदद मिले कि वो कोरोना की बीमारी के साथ विजयी होकर बाहर निकले और स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी विस्तृत रूप से इस वैश्विक महामारी के बारे में, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को बताया है। और अब मैं आयुर्वेदिक जो हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, इससे हम कैसे इन आयुर्वेद के सिद्धांतों से, आयुर्वेद में बताए हुए जो ज्ञान हैं, उनको पालन करते हुए हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद जिसका प्रयोजन ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अपने स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करें, और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए हम इस पे दो पहलू पर फोकस करेंगे। पहला है कि हमारा खान पान, दिनचर्या, और इस जो बसंत और ग्रीष्म ऋतु का ये जो मौसम का मेल है, इसमें हम ऋतुचर्या के अनुसार हमारा क्या भोजन हो। और दूसरा, हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्याधि क्षमत्व को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम पहला जो पहलू है कि हमारा खान पान, दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी हो। दिनचर्या में हम अपनी जो शुरुआत करें योगाभ्यास और प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, इनसे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। सुबह उठकर प्राणायाम से हम ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक दृढ़ इच्छा शक्ति भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, जिससे हम इस रोग से बखूबी लड़ सकते हैं। दूसरा, हमारा खान पान इसमें क्या हो। खान पान में सबसे पहले जो शुरुआत है, आंवले का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। आंवले का फल, ताज़ा फल मिले, आंवले का मुरब्बा हो, आंवला कैंडी हो, या आंवले का चूरन हो, या च्यवनप्राश का सेवन, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। घर में रह रहे सारे लोगों को आंवले का सेवन जरूर करवाएं। और जो हमारा आहार हो वो बहुत ही हल्का और सुपाच्य हो, ताकि हमारी जो जठराग्नि है उसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। तो जितना हम अपने जठराग्नि को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब सर्दियां थी उस वक्त हमारी जठराग्नि प्रबल थी, ये बीमारी कम हो गई थी। जैसे बसंत और ग्रीष्म ऋतु आई, जठराग्नि सबके अंदर कमजोर होती है और ये बीमारी एक भयंकर रूप ले ली। तो हमको अपने जठराग्नि को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखना है। तो हमारा आहार सुपाच्य हो, हल्का हो, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। और प्रकृति में इस समय की जो सब्जियां हैं वो अपने आप में एक वरदान है। जैसे सहजन है, करेला है, इसका सेवन करें। जो और ने हरी साग सब्जियां हैं, लेकिन सहजन और करेला का सेवन इसमें बहुत ही अच्छा सब्जी में रहेगा। दूसरा, फलों में अनार और अंगूर का, हरे अंगूर का सेवन करें। और शाम के वक्त आप मूंग की दाल का सूप का सेवन जरूर करें। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा
मूंग की दाल बनाएं, उसके पानी को लेकर, या मूंग की दाल का सूप ले लें और सेंधा नमक जरूर थोड़ा मिला लें। दूसरा इसमें पहलू आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे अपने आप को बढ़ाएं ताकि हम इस बीमारी से बहुत दृढ़तापूर्वक लड़ सकें। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, खासकर हमारे आयुष क्वाथ है, आयुष काढ़ा, जो आयुष विभाग द्वारा भी घर होम आइसोलेशन के पेशेंट्स में भी दिया जा रहा है। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं। 7 या 8 तुलसी के पत्ते लें, 3 काली मिर्च, 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, 3 काली मिर्च ले लें, 1 दाना आप दालचीनी का ले लें और थोड़ी सी उसमें चम्मच से 1/4 सूखी हुई अदरक जिसको हम सोंठ कहते हैं। ये 4 चीज़ हमारे आयुष क्वाथ में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। इसको 1 गिलास पानी में आप डालें, उबालें, जब आधा गिलास बच जाए तो छान के इसको आप उसमें स्वाद अनुसार शहद भी मिला सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको शहद की जगह पे आप नींबू मिला के दे सकते हैं। इस तरह से आयुष काढ़े से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और गले का संक्रमण भी नहीं होता है और हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। दूसरा, गिलोय का सेवन। गिलोय अपने आप में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस गिलोय के काढ़े को पिएं, गिलोय के टैबलेट्स को ले सकते हैं। और गिलोय अगर फ्रेश मिलती है तो गिलोय की लकड़ी को 4-4 अंगुल में 4 पीस लकड़ी लें, उसको पानी में 1 गिलास पानी में उसी तरह उबालें। जब काढ़ा बनाने का नियम है कि हम आधा, जब शेष रह जाए, आधा गिलास पानी जब बच जाए तो छान के पीसी हुई मिश्री उसमें डाल लें। बहुत ही स्वादिष्ट काढ़ा बनता है। जो डायबिटिक हैं वो बिना कुछ मिश्री न मिलाएं, उसमें नींबू मिला सकते हैं। दूसरा, साथ में रह रहे जो आपके होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी है, तो उनका भी खान पान भी सुपाच्य रहना चाहिए। मुलेठी का सेवन जितनी आप कर सकते हैं, सबके पानी में थोड़ा थोड़ा मुलेठी चूर्ण डाल लें, मुलेठी का सेवन करें। इस तरह से उनका गले का में कोई इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी, फेफड़ा मजबूत होगा। और ख़ासकर जो छोटे बच्चों के लिए, जो घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ नुस्खे आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनका पालन करें। खासकर सीतोपलादी चूर्ण थोड़ा थोड़ा शहद में मिला के, छोटे बच्चों जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं, उनको आप सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिला के दें। और भी जो उससे भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप एक शाम को सोते वक्त छाती के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लें, हल्का सा गुनगुना करें, उसमें सेंधा नमक मिला दें, कपूर मिला दें और उनके छाती और गले पे लगा दें। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि होती है, उन पे किसी इन्फेक्शन से उनको बचाया जा सकता है। और इस तरह से हम अपनी डॉक्टरी सलाह के अनुसार और आयुर्वेद की सिद्धांतों को अगर एक सामंजस्य से बैठाकर पालन करते रहेंगे तो इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी पर हम निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। जो होम आइसोलेशन के बारे में किस तरह से आयुर्वेद ने हमारा जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत तौर पे मिश्रा जी ने जानकारी दी। और होम आइसोलेशन में किस तरह से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर वडेरा जी ने आपको विस्तृत तौर पे जानकारी दी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन में जितने भी पेशेंट्स हैं, यदि उनके घर में कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, कोई 60 साल से ज़्यादा आयु के व्यक्ति हैं और यदि वो गंभीर सांस की बीमारी से या हार्ट की बीमारी से या कैंसर की बीमारी से या शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन व्यक्तियों को उस घर से आप अलग कर दें कृपया, ताकि वो इस बीमारी से जो है पीड़ित ना हो सकें, क्योंकि ऐसी बीमारियों में जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर मरीज किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं और किस तरह से अपना खान पीन का जो है रख सकते हैं ध्यान, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो भी मरीज है होम आइसोलेशन में, वो यदि करने में स्वयं सक्षम है तो अपने कमरे की सफाई खुद करे, जो बर्तन है वो खुद अपने धोए, और जो कपड़े पहने हुए हैं जो और बेड शीट्स हैं या क्लोथ्स हैं, वो धोने से पहले 30 मिनट तक करीब आधा घंटा जो है गर्म पानी में बाल्टी में रख दें, फिर उसके बाद उन बर्तनों को धोया जाए, जो कपड़ों को धोया जाए। और जो बर्तन हैं उनको साबुन से, सर्फ से अच्छे से धोएं ताकि दूसरों को ये बीमारी ना हो। और यदि कोई भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में स्वयं सक्षम नहीं है सफाई करने में कमरे की या इन चीज़ों की, तो उसके लिए जो है जो केयर गिवर जो हम साथ में लगाते हैं जब होम आइसोलेशन में पेशेंट होता है, तो केयर गिवर उनके कमरे में जा सकता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ
और होम आइसोलेशन की हमने आपको गाइडलाइंस बताई हैं कि किस तरह से बर्तनों का ध्यान रखा जा सकता है, किस तरह से कपड़ों का ध्यान रखा जा सकता है, किस तरह से स्वयं का ध्यान रख सकता है। इसके साथ में मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर वडेरा जी को जो हमारे साथ जुड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मिश्रा जी को जो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।